हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड सर्विंग सब्जेक्ट में टॉपिक क्या है हमारा टैक्योमेट्रिक कर्व। तो टैक्योमेट्रिक कर्व हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस प्लेन टेबल सर्विंग के हैं एंड जो कुछ क्वेश्चंस है वो टैक्योमेट्रिक सर्विंग से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी जेई में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे PYQ, तो हम इन PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड किन टॉपिक्स में हमें फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि टैक्योमेट्रिक सर्विंग हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा तो आपको यहाँ पे टैक्योमेट्रिक सर्विस से रिलेटेड सारी क्लास आपको मिल जाएगी। तो हम एसएससी जेई PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्विंग में क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि फॉर अ टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। जब हमने यहाँ पे टैकोमीटर कर्व के बारे में डिस्कस किया था इस यूनिट में, तो मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे बार बार सिर्फ एक ही वर्ड्स बोल रही थी, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो तो उसमें से 100% ये टॉपिक जो है एडिटिव कांस्टेंट एंड जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर के बारे में पता लगाएंगे कि जो टैक्योमीटर हम यूज़ करते हैं सर्विंग में, इसमें एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए क्या इक्वेशंस बनती है एंड क्या इसकी वैल्यूज़ होती है। तो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि फॉर अ टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर। ऑप्शन नंबर 1 पूछा हुआ था 0 एंड 100, सेकेंड ऑप्शन पूछा हुआ है 100 एंड 0, एंड थर्ड जो ऑप्शन है 0 एंड 0, एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो 100 एंड 100। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या 100 एंड 100 करेक्ट आंसर है? दिस इज़ द रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं जिसमें से जो सी ऑप्शन है वो 0 एंड 0 है। क्या एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 0 0 या 100 100 होते हैं? नहीं, तो ये भी रिमूव। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हुए जिसमें से हमें 50-50% करेक्ट करना है। क्या एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है? ठीक है, अभी हम यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा 100, एंड जो सेकंड है 100 एंड 0। करेक्ट आंसर क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या समझे थे, D = KS + C होता है। तो C हमने क्या डिस्कस किए थे, क्या होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। C क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। तो K = कितना आ जाएगा यहाँ पे A + D। तो K को क्या बोला जाता है, A + D, एंड K की वैल्यू क्या होती है 100। K की वैल्यू क्या होती है 100, एंड C क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट। C क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट। ओके, तो C = वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 100 और 0, और जो एडिटिव कांस्टेंट होता है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F/I। इसकी वैल्यू क्या होती है F/D होती है। तो D = क्या होता है KS + C, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट A + D, एंड C इज़ द एडिटिव कांस्टेंट, और C = कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैकोमेट्रिक कर्व के लिए। तो टैकोमेट्रिक कर्व में 4.1 का आंसर क्या होगा हमारे पास, ए इज़ द करेक्ट आंसर 0 एंड 100। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 100। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 100, और एडिटिव कांस्टेंट क्या है C, और C की वैल्यू क्या होती है 0, और C क्या होता है F/A + D। C क्या होता है A + D, C क्या होता है A + D सॉरी, और K क्या होता है F/I। K क्या होता है F/I। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है 100 और एडिटिव कांस्टेंट क्या है 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एनालिटिक
अब हम यहाँ पे एनालिटिक के लिए बात कर रहे हैं कि फॉर एन एनालिटिक टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। फिर यही क्वेश्चंस रिवाइज हुआ। अब क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ एसएससी ने जेई में, क्या वर्ड्स ऐड कर दिया। इसमें पूछा था कि टैकोमीटर के लिए एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब इसी क्वेश्चंस को फर्दर इनने रिवाइज कर लिया कि एनालिटिक टैकोमीटर में एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए क्या वैल्यू होगी। 100 एंड 0, 0 एंड 100, 0 एंड 0, 100 एंड 100। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या हो गए गलत। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 100 और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0 एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 100। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 100। ठीक है, तो एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 0 एंड 100। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैकोमीटर इज जनरली केप्ट एज, कि टैकोमीटर के लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। 100 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है ओनली। अभी तक हम दोनों ही वैल्यू पढ़ते आ रहे हैं, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चंस में क्या पूछ लिया, ओनली मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लिया ओनली टैकोमीटर में। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती 100। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे एडिटिव कांस्टेंट आ जाता तो उसकी वैल्यू क्या होती 0। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैकोमीटर इज जनरली केप्ट एज 100। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व हुज रेडियस इज आर, जिसकी रेडियस क्या है आर, एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल इज। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल क्या होगा यहाँ पे r tan del by 2, या फिर 2r sin del by 2, या फिर 2 tan del by 2, या फिर इसके लिए r sin del by 2। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर अ कर्व हुज रेडियस इज r एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 2r del by 2, 2 tan del by 2, r tan del by 2, r tan del by 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो टैकोमीटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से बहुत बार ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि D = KS + C होता है, और K जो है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एंड ये क्या होता है F/I, इसकी वैल्यू होती है 100। दिस इज़ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। नेक्स्ट एडिटिव कांस्टेंट होता है क्या C, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और ये क्या होता है F + D, एडिटिव कांस्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे टैकोमीटर कर्व एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में, जैसे कि इंटरसेक्शन मेथड और प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लेन है, फॉरेस्ट है, अर्बन एरियाज़ है, हिल एरियाज़। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए इंटरसेक्शन मेथड्स में कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसके साथ डील्स करती, विद द मैपिंग ऑफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड में टैकोमीटर कर्व में कि इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है इसमें इंटरसेक्शन मेथड के लिए कौन सी मेथड सुटेबल है। इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है प्लेन्स, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज़ या फिर हिल एरियाज़। तो क्या करेक्ट आंसर होगा हमारे पास प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए इंटरसेक्शन मेथड में कौन सा मोस्ट सुटेबल है, प्लेन्स, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज या हिल एरियाज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सुटेबल करेक्ट आंसर होगा इज़ द हिली एरियाज इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, अब हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसके साथ डील्स करता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। तो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द लार्ज वाटर बॉडीज़, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द कैनाल सिस्टम,
एंड ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है क्या, कलर मूवमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस। ठीक है, कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, किसके साथ डील्स किया जाता है, लार्ज वाटर बॉडीज़ के साथ, कैनाल सिस्टम होगा या फिर कलर मूवमेंट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे में लार्ज वाटर बॉडीज इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विथ, तो किसके साथ डील्स करेगा, लार्ज वाटर बॉडीज के साथ, लार्ज वाटर बॉडीज। तो हम यहाँ पे ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज द, ऑप्शन नंबर वन इज द बिगनिंग ऑफ द कर्व, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है एंड ऑफ द कर्व, एंड कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस चेंजेस, एक कोई कॉमन पॉइंट होगा जहाँ से रेडियस चेंज हो रही, एंड डी इज़ द कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, एंड ऑफ द कर्व, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड ऑफ द कर्व। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल है, हिली एरियाज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एंड ऑफ द कर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, which of the following is the expression, which of the following which of the following which of the following the expression, which of the following the expression for the expression for the additive constant additive constant, which of the following is the expression for the additive constant if f is the focal length, if f is the focal length of objective, f is the focal length of objective. Next, and I is the stadia interval, and I is the stadia interval. स्टेडिया इंटरवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ, किसके लिए पूछा हुआ है, फोकल लेंथ के लिए, एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, एंड आई इज़ द स्टेडिया इंटरवल, जो हमने टाइकोमीटर सर्वेइंग में डिस्कस किए थे। जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ए इज़ द एफ माइनस आई, एंड जो बी है वो क्या दिया हुआ है, एफ अपॉन आई, बी इज़ द एफ अपॉन आई, एंड सी क्या दिया हुआ है, एफ प्लस डी, एंड डी इज़ द एफ इंटू आई, डी क्या होगा यहाँ पे, एफ इंटू आई। तो आई इज़ द स्टेडिया इंटरवल, एंड जो एल है, एल क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कांस्टेंट इफ एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई इज़ द स्टेडिया इंटरवल। तो हम इसके लिए करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, डी क्या होता है, मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट डी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, के एस प्लस सी। तो के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो k इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एफ अपॉन
I is the 100. Next C is the additive constant. तो C इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, A प्लस डी इक्वल टू 0. तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है 100 और एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे 0 होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का 11 के लिए C इज द करेक्ट आंसर. A प्लस डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the ratio of focal length, the ratio of focal length of the objective, the ratio of focal length of the objective to stadia interval, objective to stadia interval is called. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, the ratio of focal length of the objective to stadia interval is called. तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, additive factor, A is the additive factor एंड बी क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सी क्या दिया हुआ है, सी इज द स्टॉप इंटरवल. स्टॉप इंटरवल एंड सब्ट्रैक्टिव फैक्टर, डी इज द फैक्टर. तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल. तो इसको क्या बोला जाता है, एडिटिव फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्टॉप इंटरवल या फिर सब्ट्रैक्टिव फैक्टर. तो 12 के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, बी. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल. तो हमने क्या देखी थी यहाँ पे कि डी इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस सी. के इज़ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, के इक्वल टू 100, सी इज़ द एडिटिव कांस्टेंट. तो सी इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 0 होता है. तो यही आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल को ही क्या बोला जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, जिसे हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किए थे. तो यूनिट नंबर 1 में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, सर्वेइंग के बारे में, कि इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग की क्या क्लासिफिकेशंस है, कितने टाइप के यहाँ पे प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1. फिर हमने यहाँ पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए थे जिसको बोला जाता है क्या, लेबलिंग. लेबलिंग में हमने यहाँ पे मेथड्स ऑफ लेबलिंग के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती हैं. एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू यूनिट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने टैकोमीटर सर्वेइंग के बारे में पढ़े थे कि टैकोमीटर सर्वेइंग क्या होती है. तो टैकोमीटर सर्वेइंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई. एंड देन उसके बाद हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग को स्टार्ट किया था. लेबलिंग, टैकोमीटर सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. और थियोडोलाइट भी पूरा कंप्लीट हो गया है. थियोडोलाइट भी कंप्लीट हो गया. अब और आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. अब नेक्स्ट क्लास से हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बात करें कि जैसे कि आज डेट क्या है यहाँ पे 27 अगस्त 2025, डे क्या है, वेडनेसडे. तो आज से अगर हम बात करें तो ये 5 डेज़ हो गए किसके, अगस्त मंथ के. एंड 30 डेज़ हो गए आपके क्या, सितंबर मंथ के. ठीक है, सितंबर मंथ के. तो टोटल हम अक्टूबर मंथ को अगर छोड़ के चलें तो
पूरे 35 डेज़ जो है जिसमें आपको टेक्निकल भी कवर करना है प्लस नॉन टेक भी कवर करना है। और अक्टूबर मंथ क्या है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है प्लस आपको टेस्ट लगाना है। अगर SSC GE क्वालिफाई करना तो ओनली जो रिमेनिंग डेज़ बचे हुए हैं वो 35 एक्चुअल डेज़ हैं। और अगर हम यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए बात करें तो सब इंजीनियर के लिए ओनली मतलब अगस्त मंथ तो एंड होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ्स ओनली रिमेनिंग बचे हुए हैं। थैंक यू।